अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। वैसे तो इमरान खान साहब को पिछले काफी अरसे से अपने लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन इस बार उन लोगों ने धोखा दिया कि जिन पे इमरान खान साहब को फख्र था और मीडिया पे इस बात का बार बार वावेला मचाया जाता था कि अब तहरीक इंसाफ में वो लोग रह गए हैं कि जो खान साहब और तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ खड़े हैं। कौन लोग हैं कि जिन्होंने खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा इसी व्लॉग में। और इसके अलावा हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट की कि पेशावर हाई कोर्ट ने बिलाखिर तहरीक इंसाफ को लाल झंडी दिखा दी। ये सारी डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट की। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो जब उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तो तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में एक जो है वो एप्लीकेशन जमा करवाई और उसमें ये कहा गया कि जनाब हमें जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस सीटें नहीं दी गई। हालात यही बता रहे थे कि जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रही है, मुख्तलिफ केसों में तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को रिलीफ दे रही है, तो तवक्को ये की जा रही थी कि शायद पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इस मसले में तहरीक इंसाफ को रिलीफ देगी। और ये जो मखसूस नशिस्तों का मसला है तहरीक इंसाफ के साथ, शायद जो है इसमें पेशावर हाई कोर्ट से एक रिलीफ मिलेगा। और फिर जब पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा तो फिर तहरीक इंसाफ के पास एक बयानिया आ जाएगा और बाकी जो लाहौर हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वहां पर तहरीक इंसाफ का ये बयानिया मजबूत हो जाएगा कि हमें पेशावर हाई कोर्ट से इस मसले में रिलीफ मिल चुका है और मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं। लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हुआ। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट जो है उसमें ये बात बार बार कही जा रही थी कि यहां से तहरीक इंसाफ को जरूर रिलीफ मिलेगा और जजों के जो रिमार्क्स भी आ रहे थे उसमें ये बात बारहा की जा रही थी कि हम जो केस सुन रहे हैं या हमारा जो फैसला होगा वो सिर्फ केपीके की हद तक होगा। वहां के चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात बार बार दोहराई मुख्तलिफ रिमार्क्स में और बाकी जो जजेस हैं उनके हवाले से भी ये बात हमें सुनने में आई कि हम जो फैसला देंगे तो ये फैसला सिर्फ पेशावर की हद तक होगा। और पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो स्पीकर साहब को जो नए उम्मीदवार थे पीपल पार्टी के, जेयूआई के, मुस्लिम लीग नून के जो मखसूस नशिस्तों पर आए थे उनको हलफ लेने से स्पीकर साहब को रोका हुआ था। तो तवक्को ये की जा रही थी कि शायद पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये उस वक्त तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया तहरीक इंसाफ की जब 5 रुकनी जो है वो बेंच ने कल एक मुश्तरका फैसला दिया कि जनाब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक किया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई भी सीट इस वक्त नहीं है। तो लिहाजा ऐसी जमात को कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं कि जिसकी कोई सीट ही ना हो, जिसकी कोई नुमाइंदगी ना हो। जबकि हामिद रजा साहब जो इस वक्त कौमी असम्बली के एमएनए हैं तो वो भी आजाद उम्मीदवार जो है वो जीत कर आए हैं। तो इसलिए एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो गई है तहरीक इंसाफ के लिए और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत ही परेशानी की बात है, क्योंकि सबसे जो ज्यादा उम्मीदें थी, जो सबसे ज्यादा तवक्कुआत थी और मीडिया में भी लोग इस बात का जो है वो बार बार इजहार कर रहे थे कि शायद पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा। और जब पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा तो फिर तहरीक इंसाफ एक मीडिया में भी बयानियां बना लेगी और मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट है या पेशावर हाई कोर्ट है वहां पे भी जाके तहरीक इंसाफ बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह सकती है कि ये देखें जी हमें पेशावर हाई कोर्ट से ये रिलीफ मिला है, लिहाजा हमें पंजाब और इस वक्त वफाक में भी सीटें दी जाएं। लेकिन चूंकि अब पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को जवाब मिल गया है, लाल झंडी मिल गई है, तो अब जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो खासे परेशान भी हैं और अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन बचा है सुप्रीम कोर्ट का। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट का भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक अरसे से फैसले आ रहे हैं, चाहे जो है वो पार्टी इलेक्शन हो, चाहे बल्ले छीनने का केस हो, तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई भी ऐसा मौका तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं जाने देती जिसमें वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला ना दे। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ ने जो है वो अगरचे नाउमीद है, इस वक्त डिसाइड है। हमारी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से बातचीत हुई है तो उनका यही कहना था कि अब बज़ाहिर मुश्किल ही लगता है कि तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ
फैसलों की भरमार है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही भरमार फैसले आ रहे हैं। और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, मेरे ख्याल में वो किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ के लिए साजगार नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से या लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिले। एक पेशावर हाई कोर्ट की उम्मीद थी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से भी उम्मीद खत्म होने के बाद अब तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशस्तों वाला मामला है, ये मेरे ख्याल में जो है वो खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। और मुझे वो फैसल वाडा साहब की बात याद आ रही है कि जब इलेक्शन के दूसरे दिन उन्होंने कहा था कि ये जो फॉर्म 47 का खेल है, मेरे ख्याल में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का खेल, तो तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, उनको चाहिए कि वो उस फॉर्म 45 में पकौड़े और छोले रख के खाएं, क्योंकि कुछ भी नहीं होना और ये तारीखें ही मिलेंगी। ना इनको पेशावर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलना है, ना उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना है, और ना लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलना है। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये पेशावर फैसल वाडा साहब ये बहुत पहले से कह रहे थे, और मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब की ये पेशन गोइयां बिल्कुल ठीक साबित होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब पेशावर हाई कोर्ट से ही तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिला, तो लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को भरपूर घेरे हुई है और वो कोई मौका जाने नहीं दे रहा तहरीक इंसाफ के जो है वो खिलाफ किसी भी जो केस में सजा सुनाने के सिवा। अभी रिसेंटली एक केस था, गुजरांवाला की सीट थी जिसमें मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट था वो कुछ 100 सीटों से हारा हुआ था। तो जनाब उन्होंने इलेक्शन कमीशन में केस किया और बिल आखिर जनाब इलेक्शन कमीशन ने देर ही नहीं की, तहरीक इंसाफ के जीते हुए कैंडिडेट को हरवा दिया और जो नून लीग का हारा हुआ कैंडिडेट था वो जीत गया। और हमारे पास ये इत्तलात भी हैं कि वो लोग कि जिनके मार्जिन बहुत कम हैं, जो बहुत कम सीटों से हारे हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि आप थोड़ा इंतजार करें, महीना डेढ़ दो और गुजरने दें, तहरीक इंसाफ का जो सर रहता है वो हमें कुचलने दें, तो इंशाल्लाह आपके केसेस भी लगेंगे और आपको भी जितवा देंगे। तो जनाब इलेक्शन कमीशन भरपूर बी टीम बना हुआ है इस वक्त हुकूमत की, और वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर फैसले देके तहरीक इंसाफ को पंजाब में और वफाक में कमजोर कर रहा है। और ये तो मैं एमएनए की बात कर रहा हूं कि एमएनए जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं और उनको हरवाया जाएगा, जबकि पंजाब असेंबली की तो कोई जो है ना वो अनगिनत केसेस हैं कि जिनमें तहरीक इंसाफ को आगे चल के शिकस्त हो जानी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जी कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। अब ये छुरा क्यों घोंपा गया है? आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान खान साहब, वो इस वक्त जेल में है चेयरमैन, और चंद मखसूस लोगों को ही उनसे मिलने की इजाजत है, और मीडिया के भी वही लोग जाते हैं अंदर कि जो इमरान खान साहब के करीबी लोग नहीं है। मतलब जैसा उनको बताया जाता है वो वैसा बताते नहीं है, जैसा उनको कहा जाता है वो वैसे कहते नहीं है, अपनी मर्जी और अपने जो बयान है वो आके मीडिया पे चला देते हैं। तो इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं कि जिन पे खान साहब एतमाद कर सकते हैं, वो लोग बैकफुट पे हैं, या वो जेलों में हैं या उनको मिलने नहीं दिया जाता, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं इमरान खान के करीब या उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं और तहरीक इंसाफ पे काबिज हो चुके हैं। और ये उस वक्त सूरत हाल सामने आई कि जब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो जो है वादतुल मुस्लिमीन जो है उससे इल्हाक करना चाहते थे। यानी तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार थे, तो इमरान खान की ये ख्वाहिश थी, ये कोशिश थी कि अपने तमाम आजाद उम्मीदवारों को वादतुल मुस्लिमीन में जम किया जाए और अपनी जमात को वादतुल मुस्लिमीन के नाम से जो है वो एक पहचान दी जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो उनसे मुलाकातें करने के लिए जाते थे, उन्होंने खान साहब की बात को इग्नोर किया और उन्होंने मीडिया पे आके ये जो है वो मौकफ दोहराया कि नहीं जी, ये तो अगर हम वादतुल मुस्लिमीन में जाते हैं तो लोग हम पे जो है वो एतराज करेंगे कि इन्होंने अहले तशय्युअ के साथ इल्हाक कर लिया है, ये हमें सियासी तौर पर नुकसान होगा, तो वादतुल मुस्लिमीन जो है वो हमारे लिए बेहतर है। हालांकि खान साहब इस बात पर फोर्स कर रहे थे अपने तमाम रहनुमाओं को जो उनके करीब थे कि आप वादतुल मुस्लिमीन के साथ जो है वो करें, इल्हाक करें और अपनी पार्टी को वादतुल मुस्लिमीन में जम करें, क्योंकि वादतुल मुस्लिमीन की आलमी नशिस्तें थीं। और अगर उस वक्त तहरीक इंसाफ खान साहब की बात मान जाती, गोहर अयूब साहब और बाकी जो रहनुमा थे, अगर उस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की बात मानते
تو آج میرے خیال میں جو مسئلہ تحریک انصاف کے ساتھ پیش ہوا ہے، یہ مخصوص نشستوں والا سنی اتحاد میں شامل ہو کر، میرے خیال میں آج یہ دن تحریک انصاف کو نہ دیکھنا پڑتا۔ تو بہرحال ان تمام رہنماؤں نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بات سے اختلاف کیا اور سنی اتحاد کونسل میں گئے، جس کا خمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو لال جھنڈی مل گئی ہے۔ اور اب اس بات کا برملا اظہار شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے میڈیا کے نمائندوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ کاش ہمیں چیئرمین عمران خان صاحب کی بات مان لینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ہمیں بار بار اس بات پر فورس کر رہے تھے کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں مت جائیں، آپ وحدت المسلمین کے ساتھ جائیں۔ لیکن ہمارے کچھ رہنما تھے جنہوں نے خان صاحب کی بات سے اختلاف کیا اور خان صاحب کی حکم عدولی کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ سنی اس میں تحریک میں شامل ہو گئے، تو جس کا نقصان الٹرنیٹ تحریک انصاف کو ہوا ہے اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ یقینی طور پر اگر یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل جاتی تو تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرتی، اور جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی، اس کے لیے خاصی مشکلات کھڑی کر سکتی تھی۔ لیکن اب چونکہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی اور ان کے 5-10 MNA ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ان کو بھی ہروا دیا جائے گا، جن کے مقابلے میں نون لیگ کی جو امیدوار ہیں وہ کچھ 100 یا کچھ 1000 سیٹوں سے ہارے ہیں، تو دوبارہ گنتی ہو کے وہ کینڈیڈیٹ بھی جو ہیں وہ اسمبلی سے فارغ ہو جائیں گے۔ یعنی ہر طریقے سے تحریک انصاف کے جو MNA ہیں جو اس وقت سنی اتحاد میں ہیں، ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بدماشی کی، آپ نے احتجاج کیا تو آپ کو ہروا دیا جائے گا۔ تو تحریک انصاف کی کمر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اندر جو لوگ عمران خان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی عمران خان کے ساتھ اس طرح سنسیئر نہیں ہے جس طرح عمران خان کو فیئر لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ اور بتاتے ہیں، جب میڈیا پہ آتے ہیں کچھ اور بتاتے ہیں۔ یقیناً اس کا نقصان عمران خان کو بھی ہے، پارٹی کو بھی ہے، اور وہ جو نظریاتی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بھی دل ٹوٹ رہے ہیں۔ اب خان صاحب کو چاہیے کہ اتنا کچھ برداشت کر لینے کے بعد، اتنا سب کچھ سہ لینے کے بعد، ان لوگوں کو آگے لائیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ اور پارٹی کے نظریے کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہ جو اوپر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں نے عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ وفا نہیں کرنی۔ یہ اس وقت تک ہی ہیں کہ جب تک عہدے ہیں، جب تک اقتدار ہے۔ جیسے ہی یہ اقتدار سے نکلیں گے اور ٹائم آئے گا تو یہ خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر دھوکہ دے جائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔